जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यमिक के क्लास 10 ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 के ए बी सी और डी पार्ट हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक में हमारे पेज एजुकेशन फॉर ऑल को फॉलो करें और यूट्यूब में एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के लिए शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का चैप्टर 2 यानी माध्यमिक के ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर को। चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ। एटमॉस्फेयर यानी उर्दू में इसे कुर्राबाद, कुर्रा मीन्स हवा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर दो यूनानी अल्फाज एटम्स और स्फेरिया से बना है। एटम्स के माने गैस यानी जिसे वेपर कहते हैं और स्फेरिया के माने घिरा या गिलाफ होता है, घेरा या गिलाफ होता है, जो चादर भी कह सकते हैं। इस तरह कुर्राबाद जमीन के चारों तरफ फैला हुआ गैसों का एक गिलाफ है। कुर्राबाद का तस्वुर तरकीब, कॉन्सेप्ट ऑन कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो आप लोगों के सामने जो दिखाई स्क्रीन पर है, परमानेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन यानी कुर्राबाद में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जिसका फार्मूला N2 होता है 78.08% होता है, यानी तकरीबन बोला जाता है इसको। कभी कभी एग्जाम में 79% भी रहता है, 78.08 भी रहता है। ऑक्सीजन कुर्रा हवा में कुर्राबाद में यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन O2 20.95 या इसे 21% भी कहा जाता है। आर्गन जिसे AR से जाना जाता है 0.93% होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो 0.03% होता है एटमॉस्फेयर में। तो जानेंगे हम लोग कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जमीन के चारों तरफ तकरीबन 1000 किलोमीटर की बुलंदी तक गैसों का गिलाफ फैला हुआ है, जिसे कुर्राबाद कहते हैं। कशिश अर्जी की वजह से ये कुर्राबाद हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है और जमीन की रोजाना गर्दिश के साथ साथ कुर्राबाद भी घूमता रहता है। सतह समुंदर पर कुर्राबाद कसीब यानी डेंस रहता है, लेकिन सतह समुंदर से बुलंदी के इजाफे के साथ साथ इसकी कसाफत घटती चली जाती है। ज़मीन की सतह पर मुख्तलिफ तरह के जानदारों का वजूद इसी कुर्राबाद की वजह से ही मुमकिन हो सका है। अगर कुर्राबाद न हो तो जानदार इस दुनिया में जानदार का वजूद मिट जाएगा, क्योंकि इसमें इंसानी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन और नबातात के लिए CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अहम गैसेस मौजूद है। कुर्राबाद में यानी एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्वाय रेडिएशन को रोककर ज़मीन का औसत दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखता है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मशहूर जोग्राफियादा यानी मशहूर जोग्राफियादा प्रोफेसर त्रिवर्थ के मुताबिक ज़मीन से जुड़ी हवा सैकड़ों किलोमीटर मोटी गैसों का एक गिलाफ जो जमीन का एक अहम हिस्सा है, कुर्राबाद यानी एटमॉस्फेयर कहलाता है। स्ट्रलर के मुताबिक कुर्राबाद का 97% हिस्सा 29 किलोमीटर तक ही मौजूद है। एज पर नासा, द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ atmosphere is as mentioned below: nitrogen 78%, oxygen 21%, argon 0.93%, carbon dioxide 0.04%, and trace amount of neon, helium, methane, krypton, and hydrogen as well as water vapor, जिसको अभी बुखारात कहते हैं, ये सब मौजूद होते हैं नासा के मुताबिक। नासा का पूरा नाम है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जानेंगे हम लोग कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर दो तरह से होते हैं। कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट जिसको एजा की तरकीब कहते हैं, और वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर जिसको उर्दू में कुर्राबाद की अमूदी बनावट कहते हैं।
नंबर 1 में जो है कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, कंपोजिशन एलिमेंट तीन तरह के होते हैं, गैस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल को उर्दू में गुर्द गुबार कहते हैं, वाटर वेपर को अभी बुखारात कहते हैं, गैस को गैस ही कहते हैं। इसके बाद जो 3 नंबर में आप लोग देख रहे हैं, डस्ट पार्टिकल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। Dust particles are divided into 2 groups, permanent constituent and variable constituent। परमानेंट कंस्टिट्यूएंट को उर्दू में मुस्तकिल एज़ा कहते हैं और वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट को तगीर पजीर एज़ा कहते हैं। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले जानेंगे हम लोग परमानेंट कंस्टिट्यूएंट के बारे में। परमानेंट कंस्टिट्यूएंट गैसेस मॉलिक्यूल और गैसेस मॉलिक्यूल गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं। परमानेंट कंस्टिट्यूट क्या है? इसमें मुख्तलिफ इकसाम के गैसेस शामिल होते हैं जो परमानेंटली तौर पर पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, दुनिया जब से वजूद जब से ख़त्म तब तक रहेगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रैक अमाउंट, ये सब जो है ये सब परमानेंट कंस्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द एटमॉस्फेयर है। इसलिए इसको मुस्तकिल एज़ा कहा जाता है, यानी परमानेंट ये एलिमेंट है ये सब। तो आइए जानते हैं गैसेस एलिमेंट क्या है। खुर्राबाद कई गैसों का आमिजस है, यानी मिक्सचर है। उसमें खासतौर से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, आर्गोन, हीलियम, नियोन वगैरह है। इन तमाम गैसों में सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का तनासुब तकरीबन 99% है और बाकी 1% में दीगर गैसेस हैं। उन गैसों में भारी गैसें जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, भारी गैसें खुर्राबाद की निचली सतह और हल्की गैसें ऊपर परत में मिलती है। उनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और हाइड्रोजन वगैरह वजनी गैसें हैं और हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन और ओजोन वगैरह हल्की गैसें हैं। सबसे भारी गैस के नाम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और हाइड्रोजन वगैरह वजनी गैसेस हैं और जो हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन और ओजोन है ये सब हल्की गैसें हैं, इसलिए ये एटमॉस्फेयर के टॉप में रहता है। इन तमाम गैसों का निस्बती तनासुब खुर्राबाद की निचली परतों में सदा मुइन रहता है, इसलिए इन तमाम गैसों को मुइन या मुस्तकिल एज़ा, फिक्स्ड और परमानेंट कंपोनेंट्स के तौर पर भी जाना जाता है। जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन में जो चार्ट दिखाया जा रहा है ये सब गैसेस हैं, परमानेंट तौर पर एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। अब जानेंगे हम लोग परमानेंट कंस्टिट्यूएंट के जो गैसेस एलिमेंट है ये सब के बारे में जान लिए हम लोग। उसके बाद जानेंगे हम लोग वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट, यानी परमानेंट कंस्टिट्यूट के जो 2 ग्रुप होते हैं, गैसेस एलिमेंट और वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट। वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट के बारे में जान चुके और अभी हम लोग ने परमानेंट कंस्टिट्यूएंट के बारे में जान चुके। अभी हम लोग जानेंगे वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट के बारे में। वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट मतलब गैर मुस्तकिल, जिसको गैर मुस्तकिल कहा जाता है, जो कैजुअल होता है या फिर टेम्पोररी होता है, जैसे कि वाटर वेपर, अभी बुखारात और डस्ट पार्टिकल, ये सब जो है ये टेम्पोररी होता है, ये वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट है। इसको उर्दू में तगीर पजीर एज़ा कहते हैं। तो जानते हैं तगीर पजीर एज़ा किसे कहते हैं? वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट के तौर पर अभी बुखारात और गुर्दोबार को रखा गया है। अब जानेंगे हम लोग वाटर वेपर। ये जो आप लोगों के सामने जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है ये है वाटर वेपर। जैसे कि बरसात बोले या सर्दी बोले या ठंड बोले, गाड़ी के में बैठे आदमी जब बाहर जो दिखता है तो उसमें वाटर वेपर दिखाई देते हैं, यानी उसमें पानी के बूंद बन जाते हैं, उसी को ही हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। जैसे कि कुहासा, फॉग, कहड़ा, उसके बाद ये शबनम, ये सब वाटर वेपर है। खुर्राबाद में गैसों के अलावा अभी बुखारात शामिल रहते हैं जो खुर्राबाद से सूरज की तपिश को जज्ब करते हैं। अभी बुखारात से ऊला, कहरा, शबनम, बादल और बारिश वगैरह की तस्कीन होती है। गुर्दबगार की मौजूदगी की वजह से कहरा धुंधला नजर आता है, यानी वाटर वेपर की वजह से ही कहरा धुंधला नजर आता है। अभी बुखारात यानी वाटर वेपर की निचली परतों में पाया जाता है, यानी एटमॉस्फेयर के निचली परत में ही
वाटर वेपर पाया जाता है जिसकी मिकदार ट्रॉपिकल रीजियन में तकरीबन 4%, जबकि कुतुबों पर इसकी मिकदार 0.0006% रह जाती है। ये मिकदार दर्जहात की कमी या ज़्यादती के साथ बढ़ती और घटती रहती है। अब जानेंगे हम लोग डस्ट पार्टिकल के बारे में। ये जो आप लोग गौर करेंगे, गर्मी के दिनों में या भी किसी और दिनों में या सर्दी के दिनों में जब खिड़की से या फिर वेंटिलेटर से जब सूरज की रोशनी घर में दाखिल होती है तो उसमें देखिएगा कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल यानी गुर्द गुबार, बहुत सारे बारीक बारीक ज़रात उड़ते रहते हैं। उसी को ही हम लोग डस्ट पार्टिकल कहते हैं, उसी को ही हम लोग गुर्द गुबार कहते हैं। या फिर जैसे कि रास्ते से जब कोई गाड़ी तेजी से गुजरती है, उसके पीछे जो बारीक ज़रात या धुआं जैसा होता है उसी को ही हम लोग गुर्द गुबार या डस्ट पार्टिकल कहते हैं। और जानेंगे आप लोग बखूबी, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं डस्ट पार्टिकल को। तो डस्ट पार्टिकल को हम लोग यूँ पढ़ेंगे, गैस और अभी बुखारात के अलावा गुर्द गुबार में यानी खुर्राबाद में एटमॉस्फेयर में गुर्द गुबार भी शामिल रहते हैं। इसकी ये मिकदार बुलंदी बढ़ने के साथ साथ घटती चली जाती है। खुर्राबाद में मौजूद धूल, नमक के ज़रात, सरगुल के ज़रात यानी पॉलिन ग्रेन, धुआं, राख वगैरह की मजमूई शक्ल को एयरसोल कहते हैं। एयरसोल्स कैसे कहते हैं? एटमॉस्फेयर में मौजूद धूल, नमक के ज़रात, जरगुल के ज़रात, धुआं और राख के मजमूए को एरोसोल कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दो है। एटमॉस्फेयर के परतों को दो बुनियाद पर तकसीम किया जा सकता है। एटमॉस्फेयर के लेयर को यानी एटमॉस्फेयर के जो 6 लेयर्स होते हैं उसे दो बुनियाद में तकसीम किया जा सकता है लेयर को। एक होता है बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन यानी कीमियाई कंपोजिशन, बेस्ड ऑन वेरिएशन इन टेम्परेचर, दर्ज हरारत की बुनियाद पर, कीमियाई बनावट के बुनियाद पर, दर्ज हरारत के इख्तलाफात के बुनियाद पर। बेस्ड ऑन कंपोजिशन के बारे में, ये जो बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन है ये दो लेयर है। एक होता है होमोस्फीयर, एक होता है हेट्रोस्फीयर। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। कीमियाई बनावट की बुनियाद पर दो ग्रुप में या दो लेयर है, होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर। नासा द नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के दो साइंसदान जेस्टेडियो और न्यूटोलेट ने कीमियाई बनावट में इख्तलाफात की बुनियाद पर एटमॉस्फेयर की परतों को दो हिस्सों में मुनक़सिम किया है, होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर। अब जानेंगे हम लोग हेमोस्फीयर या बेस्ड ऑन केमिकल जो है, ये जो आप लोग देख रहे हैं होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर। होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर किसे कहते हैं, आइए तफसील से जानते हैं। अगर मेरे बताने में किसी तरह की भूल या गलती हुई है तो उसे क्लास नोट्स में अच्छी तरह से लिखा दिया जाएगा। होमोस्फीयर को उर्दू में फ़ज़ाए हमनोवी कहते हैं और हेट्रोस्फीयर को फ़ज़ाए मुख्तलिफुल अनासिर कहते हैं, उर्दू बोर्ड साहब। होमोस्फीयर क्या है? सतह ज़मीन से 90 किलोमीटर तक की बुलंदी में मुख्तलिफ गैसों की तरकीब में कोई फ़र्क नहीं पाया जाता। गौर से सुने, यानी सतह ज़मीन से 90 किलोमीटर की बुलंदी तक मुख्तलिफ गैसों की तरकीब में कोई फ़र्क नहीं पाया जाता, इसलिए इसे होमोस्फीयर कहते हैं। इस परत की तहत फ़ज़ाए तहती, इस परत में ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर यानी 3 लेयर आते हैं, 3 परत आते हैं होमोस्फीयर में। जैसे आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में, होमोस्फीयर में 3 लेयर आते हैं यानी परत आते हैं। एक है ट्रोपोस्फीयर जो पहला है, स्ट्रेटोस्फीयर जो दूसरा है, तीसरा है मेसोस्फीयर। ये 0 से लेकर 90 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद जानेंगे हेट्रोटोस्फीयर। हेट्रोटोस्फीयर जाहिर सी बात है 90 से लेकर ये परत 90 से लेकर 1000 किलोमीटर नहीं 10,000 किलोमीटर की बुलंदी तक गैसों की तरकीब में इख्तलाफात पाया जाता है, यानी इस परत में गैसों की बाहमी तनासुब एक सा नहीं पाया जाता, इसलिए इसे हेट्रोस्फीयर कहते हैं। हेट्रो का मतलब मुख्तलिफ और स्फीयर का मतलब हल्का होता है, यानी मुख्तलिफ हल्का।
इस परत में गैसों की कीमियाई तरकीब मुख्तलिफ होती है। हेट्रोस्फीयर को 4 जेली परतों यानी सब लेयर में तकसीम किया गया है। एक मोलिकुलर नाइट्रोजन लेयर, आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, मोलिकुलर नाइट्रोजन लेयर। नंबर 2 हीलियम लेयर। नंबर 3 हाइड्रोजन लेयर। हीलियम लेयर की बुलंदी 200 से 1100 किलोमीटर तक होती है। हीलियम लेयर की बुलंदी 11 से लेकर 3500 किलोमीटर तक होती है। हाइड्रोजन लेयर की बुलंदी 3500 से लेकर 10,000 तक होती है। अब जानेंगे हम लोग बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन यानी हेट्रोस्फीयर आर डिवाइडेड इन 4 सब लेयर। हेट्रोस्फीयर को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अच्छी तरह से दिखाया गया है इस स्लाइड में। हेट्रोस्फीयर को 4 लेयर में, 4 सब लेयर में तकसीम किया गया है। एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर, मोलिकुलर नाइट्रोजन लेयर, हीलियम लेयर एंड हाइड्रोजन लेयर। और हेमोस्फीयर आर डिवाइडेड इन 3 सब लेयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर, जैसे कि आप लोगों को पहले बता चुके हैं। अब जानेंगे हम लोग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बेस्ड ऑन वेरिएशन इन टेम्परेचर, यानी दर्जे हरारत की बुनियाद पर लेयर को कैसे और कितने तरह से तकसीम किया गया, कितने ग्रुप में तकसीम किया गया है, कितने लेयर में तकसीम किया गया है, ये सब के बारे में जानेंगे हम लोग। ऑर्डिनरी या अमूमन हम लोग जानते हैं कि लेयर 6 तरह के होते हैं। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर जिसको थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, एक्सोस्फीयर और मैग्नेटोस्फीयर। ये 6 तरह के लेयर पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। इन्हीं 6 लेयर को ही लेकर एटमॉस्फेयर बना है। ये एटमॉस्फेयर अगर दुनिया के गिलाफ में नहीं होगा तो दुनिया में जानदार का वजूद मिट जाएगा, दुनिया में जानदार का वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही में ना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियन वगैरह गैसें, मुख्तलिफ तरह की गैसें पाए जाते हैं जो इंसान या जानदार के लिए बेहद ज़रूरी है। चरिंद परिंद, हैवानात, जानदार, नबातात सबके लिए ज़रूरी है। तो इनको 6 लेयर में तकसीम किया गया है। ट्रोपोस्फीयर, पहला ट्रोपोस्फीयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा मेसोस्फीयर, चौथा आइनोस्फीयर जिसको थर्मोस्फीयर कहते हैं, पांचवा एक्सोस्फीयर और छठा है मैग्नेटोस्फीयर। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। ट्रोपोस्फीयर मुख्तसर तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला जो लेयर है उसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ये कुर्राबाद की सबसे निचली परत है। ये कुर्राबाद की सबसे निचली परत है, यानी जो 0 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 12 किलोमीटर तक फैला होता है। जीरो से लेकर 12 किलोमीटर तक फैली लेयर को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसमें जो होता है ट्रोपोस्फीयर में, जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख पा रहे हैं, हॉट एयर बैलून, बादल बनते हैं, जेट प्लेनें चलती है, ये सब ट्रोपोस्फीयर में है। तो ट्रोपोस्फीयर को हम लोग यूँ जान सकते हैं, एटमी और गैसी वजन का 75% हिस्सा मौजूद है इस परत में। सतह जमीन से तकरीबन 12 किलोमीटर तक की कुर्राबाद में अभी बुखारात, गुरुत्वाकर्षण और एरोसल और वजनी गैसेस मौजूद है, जिसकी वजह से इस परत में रुतूबत भरी हवाएं चलती है, यानी नमी हवा या रुतूबत हवा या वाटर वेपर चलती है। यहाँ मौसम की तब्दीलियाँ भी वाक़ होती है, यानी इसी में सीजन और क्लाइमेट चेंज होता है। इस परत में बादल भी बनते हैं और बारिश व तूफान का गहरा कुआसा का मंजर आम होता है। इस हिस्से में आदमी भी बसर करते हैं, इंसान भी रहते हैं, चरिंद परिंदे, जानदार रहते हैं। इस हिस्से में फी 165 मीटर की बुलंदी पर जाने पर तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 फीट की बुलंदी पर जाने से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट गिरावट होती है, कम हो जाती है। इसे आम दर्जे हरारत की कमी की तरह को नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। नॉर्मल लैप्स किसे कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर में हर 165 मीटर की बुलंदी पर जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इस परत की बुलंदी खते इस्तवा पर तकरीबन 18 किलोमीटर, खते इस्तवा पर इक्वेटर पर ज़्यादा होती है और कुतुबेन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 12 किलोमीटर होता है। इस परत में हवा कभी साकित नहीं रहती। मौसम के एतबार से इस परत की मोटाई घटती या बढ़ती रहती है, यानी गर्मी में इस परत का फैलाव होता है और जाड़े में ये सुखड़ जाती है।
इस परत के ऊपरी हिस्से में दर्जे हरारत घटकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ये ट्रोपोस्फियर के बारे में सुने आप लोग। ट्रोपोपोस यूनानी जुबान के दो लफ्ज ट्रोपोस्फियर, ट्रोपो यानी दर्जे हरारत में तब्दीली, चेंज इन टेम्परेचर, और पाउश का माने तुर्क करना यानी चेंज करना होता है, तुर्क करना होता है। लफ्ज ट्रोपोपोस का सबसे पहले सर नेपियर शॉ ने इस्तेमाल किया। इस तरह ट्रोपोपोस से मुराद वह बुलंदी है जिस पर दर्जे हरारत का घटना बढ़ना बंद हो जाता है और दर्जे हरारत मोइन है। मोइन उस परत की मोटाई 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर होती है, यानी गर्मी के दिनों में 3 किलोमीटर और जाड़े के दिनों में 1.5 किलोमीटर हो जाती है तकरीबन। उसके बाद हम लोग जानेंगे स्ट्रेटोस्फीयर। ये जो आप लोगों के सामने स्ट्रेटोस्फीयर दिख रहा है, ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दरमियान होता है। इसमें वेदर बैलून चलते हैं, मेट्रोज इसमें दाखिल होते हैं और इसको जला भुला कर खत्म कर देते हैं। मुख्तसर तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। ये लेयर 12 किलोमीटर से तकरीबन स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फियर के ऊपर 32 किलोमीटर तक की बुलंदी तक है। इस परत में हल्की गैसें पाई जाती है। इस परत में आंधी, तूफान, बादलों का गर्ज और बिजली की चमक नहीं होती। इस परत नहीं होती तो बताने का क्या जरूरत, होती तो ट्रोपोस्फियर में है। इस परत में दर्जे हरारत अमूमन मोइन रहती है, सेम रहती है। हवा की लहरें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बहती है। इस परत में गुर्दगुबार और अभी बुखारात की कमी होती है। हवाओं की साकित रहने की वजह से हवाई जहाज इस परत में उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में एरोप्लेन उड़ते हैं, याद रखिएगा। एरोप्लेन किस परत में? स्ट्रेटोस्फीयर में। क्यों? क्योंकि इस परत में हवा साकिन यानी रेस्ट में रहती है, यानी पूरा पीसफुल रहता है। बुलंदी के एतबार से इस परत में दर्जात में इजाफा होता है, जो -50 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। लेकिन 60 किलोमीटर की बुलंदी के बाद दर्जा फिर घटने लगता है। उसके बाद जानेंगे हम लोग ओजोनोस्फीयर। ओजोनोस्फीयर में अल्ट्रावायलेट रे होते हैं जो 12 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक फैले होते हैं। उसके बाद जानेंगे हम लोग ये जो ओजोन डिप्लेशन एंड ओजोन होल क्या है। ओजोन डिप्लेशन और ओजोन होल क्या है, यानी ओजोन लेयर में पाए जाते हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर ही में पाए जाते हैं। ओजोन डिप्लेशन या ओजोन होल क्या है? डॉक्टर जे फरमान के रहनुमाई में बरतानवी अंटार्कटिकी सर्वे टीम ने सबसे पहले 1985 में 1985 में अंटार्कटिका पर वजन का खात्मा की तस्दीक की। उस मुहिम में यानी उस टीम में शामिल टीम ने यह जाहिर की कि 1987 में ओजोन की औसत कुदरती मरकूजियत 50% तक घट चुकी है। कुछ इलाकों में ओजोन परत पूरी तरह गायब हो चुकी है, जिससे बगैर ओजोन के फ्यूंद बन रहे हैं, जिसे ओजोन होल कहते हैं, यानी सुराख बन रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग मेसोस्फीयर के। मेसोस्फीयर में ये मेसोस्फीयर क्या है? ये एटमॉस्फेयर का तीसरा लेयर है जो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक फैली होती है। अगर फीट में बोलेंगे तो 16,400 नहीं 1,64,000 से 2,62,000 फीट के दरमियान ये लेयर है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में आप लोग मेट्रोस को देख सकते हैं। ये मेट्रोस किसमें होता है, किसमें पाए जाते हैं? मेसोस्फीयर में पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में अरोरा होता है जो 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के दरमियान फैली होती है। उसके बाद जानेंगे हम लोग एक्सोस्फीयर में एक्सोस्फीयर के बारे में, जिसको फ़ज़ाए खारिजी कहते हैं। फ़ज़ाए खारिजी की निचली तह 500 से 750 किलोमीटर के दरमियान इस परत की हवाएं काफ़ी पतली होती है। ग्रेविटी के कम होने की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम के बारीक ज़रात सिफर में मुंतशिर हो जाते हैं, इसी में पाए जाते हैं। अब जो 6 नंबर है मैग्नेटोस्फीयर, जो सबसे ऊपरी लेयर है, ये तस्वीर में नहीं दिखाया गया है लेकिन मैग्नेटोस्फीयर है सिलेबस में। गैसदार खुर्राबाद के बालाई हद में
10,000 किलोमीटर की बुलंदी तक उस परत का फैलाव देखा जाता है। ये जमीन की गैसीय खुर्राबाद और मकनातीसी खुर्राबाद के दरमियान का हल्का है। अब जानेंगे हम लोग, ये जो आप लोगों को दिखाया गया, ये आप लोग ये देखिए दुनिया, दुनिया के बाद आप लोग जो ट्रोपोस्फियर को देखिए, ट्रोपोस्फियर में हम लोग क्या क्या देख पाएंगे। ये ट्रोपोस्फियर को देखिए, ट्रोपोस्फियर के अंदर में ये बादल बनते हैं, उसके बाद मौसम की तब्दीली होती है। ट्रोपोस्फियर में ही ओजोन, ट्रोपोस्फियर के ऊपर में ओजोन लेयर पाए जाते हैं। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में पाए जाते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में की हवा सरकून रहती है जिससे एरोप्लेन चलते हैं। उसके बाद है मेसोस्फियर, मेसोस्फियर में जो मेट्रॉइड होते हैं। उसके बाद होते हैं थर्मोस्फियर जिसमें एरोलोट होते हैं। उसके बाद एक्सोस्फियर है जिसमें जेट वगैरह या सैटेलाइट वगैरह रहते हैं। उसके बाद मैग्नेटोस्फियर है जो सबसे ऊपर है। ये लेयर के बारे में हम लोगों ने जाना, लेकिन उसके बाद हम लोग जानेंगे लेयर्स के बारे में जाने। तो उसके बाद हम लोग जाने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जाने, और जानेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोनोस्फियर एंड इट्स डिप्रेशन। तो इसको क्लास नोट में बता दिया जाएगा, लिखा दिया जाएगा, लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोनोस्फियर क्या है एंड इट्स डिप्रेशन के बारे में जानेंगे। ये परत यानी ओजोनोस्फियर के बारे में बता रहे हैं। ये परत सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे को ध्वस्त करती है, यानी एक्सेप्ट करती है, यानी खींच लेती है, जैसे कि स्पॉन्ज में पानी डालने से ध्वस्त कर लेती है, जिससे ज़मीन पर वाक़ई तमाम जानदार महफूज रहते हैं। ये हमारे जिस्म के लिए विटामिन डी पैदा करती है। कौन? ओजोनोस्फियर। ये परत फ़ज़ाए कायमा स्ट्रेटोस्फियर में दर्जे हरारत को बढ़ाकर एक गिलाफ की तरह ज़मीन की हिफाजत करती है। ये हमें स्किन कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियों से महफूज रहती है। अगर ये ओजोनोस्फियर नहीं होता तो स्किन बीमारी, स्किन कैंसर ज़्यादा होने लगती, मोतियाबिंद ज़्यादा होने लगती। इस परत की वजह से ज़मीन का दर्ज हरारत ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि कंट्रोल को रखते हैं ओजोनोस्फियर। आप लोग ओजोनोस्फियर को यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीर में। ये जो ओजोनोस्फियर लेयर है, ओजोन लेयर है, ये दुनिया के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है। ये ओजोन लेयर अगर हट जाएगा दुनिया से तो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रे है इसमें डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, जिससे स्किन कैंसर हो जाएंगे, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगे दुनिया में, जो खतरनाक किस्म की बीमारियां हों। इस परत की वजह से ज़मीन के दर्जेरात ज़्यादा नहीं होते। ओजोन परत में कमी यानी डिप्लेशन के वजूहात क्या है? साइंसदानों ने ओजोन डिप्लेशन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, जो इंसान के करतूत से बनते हैं, हेलो एलोजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को जिम्मेदार बताया है। ओजोन को तबाह करने वाले अब तक मालूम किए गए वजूहात में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अहमियत सबसे ज़्यादा है, जो रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह से निकलते हैं। ये एक ऐसा कीमियाई मरकब है, कंपोनेंट है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम के अलावा क्लोरीन और फ्लोरीन के एटम भी होते हैं। ये एक मसनवी कीमिया है, आर्टिफिशियल केमिकल है। इस सतह का ज़मीन पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ये फ़िज़ाई यानी एटमॉस्फेयर की वजनी में कीमियाई तामुल से ये खतरनाक बन जाते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने खास के लिए ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।